नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं हूँ आपकी हिंदी की अध्यापिका और मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। और आज हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं पढ़ने के लिए क्लास 6 की हिंदी। क्लास 6 की हिंदी में हम पढ़ रहे हैं अपने हिंदी व्याकरण का टॉपिक समास। समास की परिभाषा, समस्त पद, समास विग्रह और समास के भेद अभी तक हम इसमें पढ़ चुके हैं। और समास के जो लगभग 6 भेद हैं उन सभी को हम यहाँ पर पढ़ चुके हैं। लास्ट जो हमारा भेद शेष रह गया था वो हमारा था अव्ययी भाव समास। तो जैसे कि मैं आप लोगों से हर बार कहती हूँ कि जो भी आप नोट डाउन करते हैं, जो भी आप लिखते हैं, उसको घर पर जरूर एक बार रिवाइज करें ताकि आप नेक्स्ट सेशन में आकर यहाँ पर डिस्कस कर सके। तो लास्ट सेशन में भी मैंने आप लोगों को इसी तरह का होमवर्क दिया था। लास्ट सेशन में भी मैंने आप लोगों से कहा था कि जो भी हमने यहाँ पर पढ़ा है उसको घर पर रिवाइज करें ताकि क्योंकि आज हमारा जो है समास का पूरा टॉपिक लगभग कंप्लीट हो चुका है। केवल अव्ययी भाव समास हमारा यहाँ पर शेष रह गया है। तो उसको करने के बाद हम यहाँ पर थोड़ा टॉपिक पर डिस्कस करेंगे, यानी कि हमने इस पूरे टॉपिक से कितना सीखा, इस पर कुछ प्रश्न हम यहाँ पर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बिल्कुल रेडी हो जाइए कॉपी पेन पेंसिल लेकर, और जहां पर लास्ट सेशन में छोड़ा था वहीं से आगे नोट डाउन करना शुरू करेंगे और ध्यान पूर्वक समझने का प्रयास करेंगे। तो देखिए यहाँ पर जो सारी चीजें हैं वो हम बिल्कुल पढ़ चुके हैं यहाँ पर, और अभी तक हम समास के भेदों में जो समास के 6 भेद हैं इसमें हम यहाँ पर 4 भेद कंप्लीट, 5 भेद जो है हम अपने कंप्लीट कर चुके हैं। सबसे पहला तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, बहुव्रीहि समास, द्वंद्व समास। तो लास्ट हमने जो समास पढ़ा था वो हमारा था द्वंद्व समास, और आज जो हम पढ़ेंगे वो है अव्ययी भाव समास। तो देखिए मैंने आप लोगों से कहा है कि हर एक समास की अपनी अपनी अलग विशेषता है, उसी विशेषता से हम उसको जानते हैं। जैसे तत्पुरुष समास, तत्पुरुष समास की अपनी अलग विशेषता है, कर्मधारय समास की अपनी अलग विशेषता है, द्विगु समास की अपनी अलग विशेषता है, बहुव्रीहि समास की अपनी अलग विशेषता है, द्वंद्व समास की अपनी अलग विशेषता है। इसी प्रकार अव्ययी भाव समास की भी अपनी अलग विशेषता है। तो देखिए यहाँ पर हमने सभी समासों को विद एग्जाम्पल्स के साथ हमने यहाँ पर पढ़ लिया था सभी समासों को। तो लास्ट हमने जो यहाँ पर पढ़ा था वो हमारा था द्वंद्व समास, और मैंने कुछ होमवर्क भी आप लोगों को यहाँ पर दिया था कि आप खुद से करेंगे इसे। जैसे कि द्वंद्व समास क्या होता है, द्वंद्व समास में दोनों ही पद प्रधान होते हैं, और दोनों पद प्रधान होते हैं, दोनों पद समान होते हैं, और दोनों पद जो है आपस में योजक चिन्हों द्वारा जुड़े होते हैं, योजक चिन्हों से जुड़े होते हैं, और योजक शब्द उसमें लगे होते हैं। जैसे हमने यहाँ पर कहा दाल रोटी, तो आप देख सकते हैं दाल और रोटी के बीच में योजक चिन्ह जो है लगा हुआ है। दाल और रोटी के बीच में योजक चिन्ह लगा हुआ है, दाल रोटी, ठीक है। माता पिता, माता और पिता के बीच में, तो उसको जब हम समास विग्रह करके लिखते हैं तो हम इस तरह से लिखते हैं, और उसके बीच में हम योजक शब्द लगाते हैं। क्या लगाते हैं? योजक शब्द। जैसे अन्न जल, अन्न और जल, अपना पराया, अपना और पराया, ऊंच नीच, ऊंच और नीच, जन्म मरण, जन्म और मरण, दाल रोटी, दाल और रोटी। तो इसी तरह के कुछ और एग्जाम्पल मैंने आप लोगों को यहाँ पर लिखवाए थे। तो देखिए जो 5 भेद हैं, पांचों को बहुत अच्छे से यहाँ पर क्लियर कर लिया है। अब अपना लास्ट जो भेद है हमारा अव्ययी भाव समास, इसको हम पढ़ते हैं। देखिए अव्ययी भाव समास, अव्ययी भाव समास में मैंने यहाँ पर आपको बताया कि जिस समास में पहला पद अव्यय होता है, अभी लास्ट रिसेंटली हमने अव्यय को पढ़ा है, लास्ट में हमने रिसेंटली अव्यय पढ़ा है। तो अव्यय का क्या अर्थ होता है? अब देखिए मैंने कह तो दिया कि अव्ययी भाव समास,
अव्ययी भाव समास यानी कि जो पहला पद होता है वो अव्यय होता है। तो अव्यय का अर्थ भी तो पता होना चाहिए, तभी तो क्लियर होगा कि अव्यय होता क्या है। जब आपको अव्यय का अर्थ पता चलेगा तभी आप बता पाएंगे कि अव्यय होता क्या है। तो देखिए अव्यय पूरा क्लियर किया है ये लास्ट सेशन में। अव्यय, ठीक है। अव्यय, अ का अर्थ होता है बिना, व्यय का अर्थ होता है खर्च, ठीक है। या अव्यय को हम अविकारी भी कहते हैं, ठीक है। अव्यय को हम अविकारी भी कहते हैं। तो अविकारी अर्थात बिना, विकार अर्थात परिवर्तन के, ठीक है। तो अव्यय शब्द होता है, पहला हमने कहा जो अव्यय शब्द होता है, यानी कि अ का अर्थ है बिना, व्यय का अर्थ है खर्च के। यानी कि इस शब्द को जब हम किसी वाक्य में प्रयुक्त करते हैं तो ये क्या करता है, ये अपने लिंग, वचन, काल के आधार पर परिवर्तित नहीं होता है। यानी कि वाक्य में ये बिल्कुल एज इट इज लिखा जाता है, चाहे एक वचन के लिए हो, चाहे बहुवचन के लिए हो, चाहे स्त्रीलिंग के लिए हो, चाहे पुल्लिंग के लिए हो, चाहे भूतकाल के लिए हो, चाहे भविष्य काल के लिए हो। तो ये एक जैसा हमेशा रहता है, यानी कि इसमें कोई भी परिवर्तन नहीं आता, कोई भी विकार नहीं आता, कोई भी चीज इसकी खर्च नहीं होती, ठीक है। तो अव्यय यानी कि जिसका पहला पद अव्यय होता है, अर्थात जो चेंज नहीं होता, जो परिवर्तित नहीं होता। जैसे आजन्म, ठीक है। आजन्म, आजन्म यानी कि जन्म से लेकर, जन्म से लेकर। तो देखिए जन्म से लेकर आमरण, मरण तक, यथाशक्ति, शक्ति के अनुसार, साफ साफ यानी कि बिल्कुल साफ, पेट भर, भर पेट यानी कि पेट भर, प्रतिवर्ष, प्रत्येक वर्ष, ठीक है। तो हमने यहां पर कहा कि ये इसका जो पहला पद होता है वो अव्यय होता है। तो देखिए आजन्म जो शब्द है इसमें आपका अव्यय है, आमरण में आपका अव्यय है, यथाशक्ति, यथा आपका अव्यय शब्द है, साफ साफ में आपका साफ शब्द जो है अव्यय है, भरपेट, प्रतिवर्ष, ठीक है। तो ये क्या है, कभी भी चेंज नहीं होता है, यानी कि ये अपने आप में कभी भी परिवर्तन नहीं करता है। अव्ययी भाव समास में हम और भी एग्जाम्पल यहाँ पर देंगे, आप लिख सकते हैं। जैसे देखिए आजीवन, ये भी हमने यहाँ पर पढ़ लिया आजीवन, ठीक है। अब यहाँ पर यथा संभव, यथा संभव, यथा संभव अर्थात जितना हो सके, यथा संभव यानी कि जितना संभव हो सके, जितना संभव हो, ठीक है। इसी तरह से प्रतिमास, प्रतिमास, तो इसको लिखेंगे प्रत्येक मास, ठीक है। जैसे और भी बेशक, बेशक, बेशक यानी शक के बिना, अव्ययी भाव यानी कि यहाँ पर अव्यय का भाव प्रकट होता है, तो इसीलिए इसे अव्ययी भाव समास कहते हैं, ठीक है। इसीलिए इसे क्या कहते हैं, अव्ययी भाव समास कहते हैं। नोट कर रहे हैं सभी बच्चे, नोट डाउन कर रहे हैं, हैंड रेज करेंगे, यस वेरी गुड। सभी साथ साथ नोट डाउन भी करेंगे और समझेंगे भी। तो अब यहाँ पर हमारे 6 के 6 भेद जो है क्लियर हो चुके हैं, 6 के 6 भेद हमने पढ़ लिए हैं समास के,
तो समास का जो टॉपिक है वो लगभग आप लोगों को यहाँ पर आज क्लियर हो चुका है कि समास किसे कहते हैं, समस्त पद किसे कहते हैं या सामासिक पद किसे कहते हैं, समस्त पद या सामासिक पद के अंतर्गत कितने पद होते हैं, ठीक है, और समास विग्रह किसे कहा जाता है और समास के भेद कितने होते हैं, बहुब्रीहि समास और द्विगु समास में अंतर, बहुब्रीहि समास और कर्मधारय समास में अंतर, ये मेन पॉइंट्स जो है ये सारे हमने यहाँ पर क्लियर कर दिए हैं समास से संबंधित। ठीक है, तो सभी को क्लियर हो चुके हैं, साथ के साथ नोट डाउन भी करते रहे। इतने एग्जाम्पल कुछ यहाँ पर लिखे हैं, कुछ एग्जाम्पल हमने यहाँ पर लिखे हैं। ठीक है, तो ये अगर आपके नोट डाउन हो गए हो तो हम एक बार आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर समास और संधि में अंतर, देखिए संधि भी आप लोगों ने पढ़ा है, संधि टॉपिक भी आप लोगों को पढ़ाया गया है। तो समास और संधि में अंतर हम यहाँ पर एक बार बताएंगे। देखिए हमने कहा कि हम क्या करते हैं, संधि भी नए शब्द निर्माण की प्रक्रिया है, समास भी शब्द निर्माण की प्रक्रिया है, उपसर्ग भी शब्द निर्माण की प्रक्रिया है, प्रत्यय भी शब्द निर्माण की प्रक्रिया है। यानी कि इन चारों में हम क्या करते हैं, नया शब्द बनाते हैं। उपसर्ग में हम करते हैं आपका पहले, उपसर्ग का अर्थ होता है प्रीफिक्स, यानी कि पहले किसी शब्द के पहले एक जो शब्दांश जोड़ा जाता है उसको उपसर्ग कहा जाता है। उसके बाद उससे क्या होता है, किसी शब्द के प्रारंभ में अगर हम कोई शब्दांश जोड़ देते हैं तो एक नया शब्द बन जाता है, शब्द का अर्थ परिवर्तित हो जाता है, उसमें विशेषता आ जाती है। ठीक है, बिल्कुल इसी तरह से अगर हम किसी शब्द के अंत में कोई शब्दांश जोड़ देते हैं तो उस शब्द के अर्थ में परिवर्तन आ जाता है, उसमें विशेषता आ जाती है, यानी कि एक नया शब्द बन जाता है। तो आपका उपसर्ग, प्रत्यय, संधि, समास चारों ही शब्द निर्माण की प्रक्रियाएं हैं। ठीक है, ये आप सभी ने नोट डाउन कर लिया? एक बार हैंड रेज कर दीजिए अगर ये नोट डाउन कर लिया हो तो। यस, वेरी गुड, सारे बच्चों ने नोट डाउन कर लिया है। अब हम बढ़ते हैं आगे और देखिए एक बार हम यहाँ पर समास और संधि में अंतर देख लेते हैं। द्विगु समास और बहुब्रीहि समास में अंतर हमने कर लिया है और अब हम संधि और समास में अंतर देखेंगे। क्या होती है संधि और क्या होता है समास। समास और में अंतर, बिल्कुल इसी तरह से हेडिंग डालेंगे, संधि और समास में अंतर। तो देखिए संधि और समास में निम्न अंतर होते हैं, लिखेंगे संधि और समास में निम्न अंतर होते हैं। अब क्या क्या अंतर होते हैं वो हम लिख लेते हैं सबसे पहले यहाँ पर। ठीक है, पहले ये नोट डाउन कीजिए, उसके बाद पूरे चैप्टर को एक बार रिवाइज करेंगे, यानी कि समास को रिवाइज करेंगे। आप ही सब बच्चे समास की विशेषताएं, यानी कि कौन सा समास कैसे जाना जाता है और बताएंगे, और साथ ही जो शब्द है उसमें आप बताएंगे कि इस शब्द में कौन सा समास है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। सबसे पहले इसको हम नोट डाउन कर लेते हैं। जैसे संधि वर्णों का मेल है। संधि क्या है? संधि वर्णों के मेल को कहते हैं, संधि किसे कहते हैं? वर्णों के मेल को कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल,
देव धन आलय। ठीक है, हमने कहा संधि वर्णों के मेल को कहते हैं। और वर्ण, अब हमने ऐसे कहा वर्णों के मेल को कहते हैं, तो देव वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? वर्णों के कितने भेद होते हैं? 2 भेद होते हैं, स्वर और व्यंजन। बच्चे आप बिल्कुल ऐसे आप थोड़ा सा रिस्पॉन्स कीजिए, क्योंकि ऐसा नहीं है कि आपको वर्ण नहीं पढ़ाया गया है। शुरुआत में ही जब हमने हिंदी की क्लास स्टार्ट की थी, आपका सेशन स्टार्ट होते ही, तब हमने हिंदी व्याकरण में सबसे पहला जो टॉपिक पढ़ाया था वो वर्ण ही था। क्योंकि भाषा की जो शुरुआत होती है वो वर्णों से ही होती है, और वर्ण होते हैं 2 तरह के, स्वर और व्यंजन। स्वर यानी कि हिंदी आपकी जो वर्णमाला है उसमें टोटल 44 वर्ण होते हैं, 44 वर्ण होते हैं, जिसमें आपके 11 स्वर होते हैं और 33 व्यंजन होते हैं। ये आपको क्लियर करवाया गया है कि टोटल आपके 44 वर्ण होते हैं, जिसमें 11 स्वर और 33 व्यंजन होते हैं। स्वर क्या होते हैं? अ, आ, ई, उ, री, ए, आई, ओ आपके स्वर होते हैं, और क से ज्ञ तक जो आप बोलते हैं उन्हें आप व्यंजन कहते हैं। ठीक है, तो अब मैंने कहा वर्णों, संधि वर्णों के मेल को कहते हैं। संधि और समास में डिफरेंस यहाँ पर बता रही हूँ। तो संधि वर्णों के मेल को कहते हैं कि, लेकिन ये वर्ण ही क्लियर नहीं है कि वर्ण होते क्या है, तो कैसे पता चलेगा कि संधि वर्णों का मेल है? एग्जाम्पल दिया है देव धन आलय। अब किस वर्ण को किससे मिलाना है ये भी नहीं पता। अब देखिए, हमने कहा देव धन आलय, तो यहाँ पर मैंने आपको बताया कि 11 स्वर होते हैं और 33 व्यंजन होते हैं। 11 स्वर, 33 व्यंजन। तो स्वर आपको बता दिए, अ, आ, ई, उ, ए, आई, ओ, औ, अंग, ए, आई, ओ, औ, और व्यंजन आपके क से ज्ञ। तो आपका व जो है, जो स्वर होते हैं उनके उच्चारण में हमें किसी अन्य स्वर या व्यंजन की सहायता नहीं लेनी पड़ती, यानी कि इनका उच्चारण हम स्वतंत्र रूप से करते हैं। उच्चारित कीजिए सभी एक साथ, अ, उच्चारित कीजिए अ। ठीक है, तो अब आपने अ का उच्चारण किया, यानी कि स्वरों का उच्चारण हम स्वतंत्र रूप से करते हैं बिना किसी अन्य स्वर या व्यंजन की सहायता के। लेकिन जो व्यंजन का उच्चारण किया जाता है वो हमेशा स्वर के साथ किया जाता है। व्यंजनों का उच्चारण हमेशा स्वरों के साथ किया जाता है। उच्चारण कीजिए एक बार, क, उच्चारित कीजिए जोर से, बिल्कुल, क, सब एक साथ, क। ठीक है, जब आप क शब्द का उच्चारण कर रहे हैं, जब आप क शब्द का उच्चारण कर रहे हैं तो कौन सी ध्वनि आ रही है हमें अंत में? कौन सा स्वर आ रहा है? अ का। ठीक है, अगर आप का शब्द को उच्चारित करते हैं तो कौन सा स्वर आ रहा है लास्ट में? आ का। ठीक है, तो आपने देखना है, जब आप संधि, हमने कहा वर्णों का मेल है, तो हमेशा संधि होती है प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण और द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण। तो यहाँ पर प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण दे, वाव। कैसे लिखते हैं वा को? व्यंजन कैसे लिखा जाता है? दे, वाव। ठीक है, ऐसे इसको लिखा जाता है। तो इसमें कौन सा स्वर आ रहा है लास्ट में? किसका स्वर आ रहा है? हैंड रेज कीजिए, व में किसका स्वर आ रहा है? कौन बताएगा? व में किसका स्वर आ रहा है? यस, तो हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं संधि और समास में अंतर। तो हमने कहा संधि वर्णों के मेल को कहते हैं। संधि किसे कहते हैं? वर्णों के मेल को कहते हैं। जैसे देव धन आलय, तो हमने कहा वर्ण जो होते हैं वो 44 होते हैं, जिसमें आपके 11 स्वर होते हैं, 33 व्यंजन होते हैं। स्वर आपके अ, आ, ई, उ, और व्यंजन आपके क, ख, ग। ठीक है, तो अब
स्वरों का उच्चारण स्वतंत्र रूप से किया जाता है, अर्थात बिना किसी अन्य स्वर या व्यंजन की सहायता के, और बल्कि जो आपके व्यंजन होते हैं इनका उच्चारण स्वरों की सहायता से किया जाता है। जैसे मैंने आपको यहाँ पर बताया, क अगर हम उच्चारित करेंगे तो हमें अ का स्वर आएगा, का उच्चारण करेंगे अर्थात हमें आ का स्वर आएगा। तो व का उच्चारण करते हैं व। अभी इससे पहले हमने आपको ये चीजें बताई थी कि कैसे हम इनको लिखते हैं, ठीक है। तो जब व का उच्चारण कर रहे हैं, व किसका स्वर आ रहा है? अ का स्वर आ रहा है, तो दे व, ठीक है। प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण और द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण, दे धन आलय, दोनों को मिलकर बना आपका आ, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? देवा। क्या हो जाएगा? देवा लय। कैसे बना नया शब्द? देवा लय, ठीक है। देव धन आलय, देवालय। तो ये है आपकी संधि। क्या है? संधि। इसे कहते हैं संधि। जब हम वर्णों का मेल करते हैं उसे संधि कहते हैं। देखिए इसके आगे मैंने अभी कंप्लीट नहीं किया। वर्णों के मेल को संधि कहते हैं, जबकि समास जो है वो शब्दों का मेल है। उसी को आगे कंटिन्यू करेंगे। जबकि समास शब्दों का मेल है, का मेल है, ठीक है। समास क्या है? वर्णों का मेल है। जब संधि क्या है? वर्णों का मेल है, जबकि समास शब्दों का मेल है। तो समास शब्दों का मेल है, ये तो अभी आपको काफी समय से हम पढ़ा रहे हैं। जैसे देश के लिए भक्ति, तो यहां पर हम शब्दों को जोड़ते हैं, बन गया देश भक्ति। राजा का पुत्र, राजपुत्र, ठीक है। यहां पर हमने डायरेक्ट शब्दों को जोड़ दिया आपस में, ठीक है। जैसे हमने जोड़ा देश और भक्ति को, हमने जोड़ा राज और पुत्र को। तो देखिए संधि में वर्णों का मेल होता है, समास में शब्दों का मेल होता है, ठीक है। एक पॉइंट क्लियर हुआ सभी को? ठीक है, एक पॉइंट क्लियर हो चुका है। अब दूसरा पॉइंट हम यहाँ पर क्लियर करते हैं, संधि और समास में अंतर। संधि में वर्णों के मेल से वर्णों के मेल से वर्ण परिवर्तन भी होता है। वर्ण परिवर्तन भी होता है। वर्ण परिवर्तन भी होता है, जबकि समास में जो आपके देखिए इसमें क्या होता है, ऐसा नहीं होता। समास में ऐसा नहीं होता। जब संधि में क्या होता है, वर्णों के मेल से वर्ण परिवर्तित भी हो जाता है, ठीक है। जैसे हमने अगर अ और ऊ का अगर मेल कराया तो ये बन जाता है ऊ, ठीक है। तो इसी तरह से जब संधि में क्या होता है, संधि करने पर वर्ण परिवर्तित भी हो जाते हैं, लेकिन समास में ऐसा नहीं होता, कोई भी वर्ण परिवर्तित नहीं होता, ठीक है। वर्ण परिवर्तन नहीं होता, ठीक है। नोट डाउन करेंगे साथ साथ। अब देखिए यहाँ पर एक और नंबर 3 पॉइंट है, समस्त पदों
के बीच परसर्गों का, समस्त पदों के बीच परसर्गों का लोप हो जाता है, या समुच्चय बोधक शब्दों का। ठीक है, समुच्चय बोधक, ठीक है, समस्त पदों के बीच परसर्ग या समुच्चय बोधक का लोप हो जाता है, का लोप हो जाता है। ठीक है, जैसे यहां पर एग्जाम्पल क्या बताया था, पाक के लिए शाला, पाकशाला। ठीक है, क्या हुआ, दोनों के बीच जो परसर्ग आए थे, समुच्चय बोधक शब्द आए थे, उनका लोप हो गया। जैसे सूर्य का उदय, तो ये क्या हो जाएगा, सूर्य का उदय, सूर्योदय। ठीक है, क्या होगा, सूर्य का उदय, तो ये हो जाएगा आपका सूर्योदय। और इसको अगर मैं संधि करूं, जैसे सूर्य का उदय है तो ये होगा सूर्य धन उदय, ठीक है। तो देखिए इस तरह से यहाँ पर इसमें हमने सारी चीजें आप लोग को क्लियर कर दी, सारी चीजें बता दी हैं। तो आपने ये सारी चीजें नोट डाउन भी कर ली होंगी, नोट डाउन कर ली सभी ने? यस, वेरी गुड, बहुत अच्छे। चलिए, तो अब यहाँ पर जो हमारा टॉपिक था वो लगभग यहाँ पर क्लियर हो चुका है, यानी कि समास हमारा क्लियर हो गया और समास और संधि में अंतर भी हमने क्लियर कर लिया है। अब हम कुछ शब्द यहाँ पर देंगे और आपको बताना है कि इसमें कौन सी संधि है। सबसे पहले हम यहाँ पर स्टार्ट करते हैं कुछ एक टॉपिक। सबसे पहले बताएंगे समास के प्रकार। समास के कितने भेद होते हैं? समास के कितने भेद होते हैं? कौन बताएगा समास के कितने भेद होते हैं? समास के कितने भेद होते हैं? जीआईसी कुनेला खेत। गुड मॉर्निंग मैम। वेरी गुड मॉर्निंग बच्चे। समास के कितने भेद होते हैं? मैम 5। कौन कौन से? मैम क्या हमने यहाँ पर समास के 5 ही भेद पढ़े थे? कोई और बच्चा क्लास का? आपने नोट डाउन किया है बच्चे अपनी कॉपी में? जीआईसी कुनेला खेत, आपने अपनी कॉपी में नोट डाउन किया है? समास के 6 भेद होते हैं। समास के 6 भेद होते हैं। कौन कौन से 6 भेद होते हैं? तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्वंद्व समास, द्विगु समास, बहुब्रीहि समास और अव्ययी भाव समास। ठीक है, समास के 6 भेद होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर कुछ शब्द मैं लिखूंगी और आपको बताना है कि उसमें कौन सा समास है। ठीक है, उसमें कौन सा समास है? नीति निपुण, शब्द लिखा है नीति निपुण। कौन सा समास है इसमें? नीति निपुण। क्या बताया था कि सबसे पहले हम समास विग्रह करके देखेंगे। नीति निपुण शब्द है और आपको बताना है कि इसमें कौन सा समास है। तो कैसे हम पता लगाएंगे कि इसमें कौन सा समास है? हम करेंगे सबसे पहले समास विग्रह। ठीक है, इसका समास विग्रह करेंगे
तो क्या आएगा? नीति में निपुण, नीति में निपुण। ठीक है, नीति में निपुण। अब आपने देखा कि यहां पर बीच में आ रहा है मैं, यहां पर बीच में आ रहा है मैं शब्द। तो देखिए नीति निपुण, नीति में निपुण अर्थात बीच में मैं शब्द आ रहा है। तो ये मैं शब्द क्या है? परसर्ग है। और परसर्गों का लोप किस में होता है? परसर्गों का लोप हो जाता है आपके तत्पुरुष समास में। ठीक है, तो आप यहाँ पर इसको आप अगर मिटाएंगे तो ये बन जाएगा नीति निपुण। मैं आपका क्या है? अधिकरण कारक चिन्ह है। क्या है? अधिकरण कारक चिन्ह, मैं और पर, तो इनका लोप हो रहा है। ये अधिकरण तत्पुरुष समास है। इसमें क्या है? अधिकरण तत्पुरुष समास, अधिकरण तत्पुरुष समास। ठीक है, तो इस तरह से आप घर पर जाइए और कुछ शब्द लीजिए, खुद से उनका समास विग्रह कीजिए और फिर क्लियर कीजिए कि इसमें कौन सा समास है। इस तरह से आज का जो हमारा टॉपिक है ये यहाँ पर पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है। हमने बहुत अच्छे से समास के सारे भेद यहाँ पर पढ़े और साथ ही कुछ जरूरी चीजें हमने यहाँ पर डिस्कस की। तो आप इन सभी को घर पर रिवाइज कीजिए। कोई भी डाउट होता है, कोई भी परेशानी होती है, कोई चीज समझ में नहीं आ रही होती है तो नेक्स्ट सेशन में जरूर डिस्कस करें। तो हमारा आज का सेशन यहीं पे समाप्त होता है। हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।